Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और हमने इस यूनिट के सर्टेन टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक जो है इस पेपर के वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है आप प्लेलिस्ट्स में जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं एंड उससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी मिस किया है प्लेलिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, CTET, TET, DSSSB, GKSSB, UGC एंड JRF एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द रिपोर्ट्स ऑफ NCF 275 ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक, सो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एज यू मे नो, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है इसको डेवलप किया है बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT इन 2005, और यह हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है इन इंडिया, जो कि प्रोवाइड करते हैं एक मॉडर्न विजन फॉर टीचिंग, लर्निंग, करिकुलम एंड असेसमेंट। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है दिस aims at to make education more child-centered, activity-based and competency-oriented that moves away from the traditional examination-driven approach towards the modern one. And जो ideas है NCF 2005 की that were strongly inspired by the यशपाल committee, जिसका famous report जो था that you may know learning without burden, which argued that कि जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको एक्सेसिवली वो एक्सेसिवली फोकस करते हैं ऑन द कवरेज ऑफ सिलेबस कंटेंट, रॉट मेमोराइजेशन एंड एग्जामिनेशन प्रेशर rather than actually understanding properly about the concept is all these things. And ये जो NCF 2005 है इट बेसिकली ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट इज़ एक्सेसिवली एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, जहाँ स्टूडेंट्स जो है वो मेमोराइज करते हैं टेक्स्ट बुक कंटेंट को, वो स्टडी करते हैं ओनली फॉर देयर एग्जामिनेशन, और जिसकी वजह से उनमें हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी आती है और वो भूल जाते हैं मतलब जो भी वो सीखते हैं, जो भी वो रटते हैं, देन आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम वो मतलब सब कुछ भूल जाते हैं जो भी वो याद रखते हैं। सो ये जो फ्रेमवर्क आई this framework defeated the true purpose of education, which aims at to develop the understanding, creativity and lifelong learning. And जो guiding principle था NCF 2005 का, as I mentioned, it was inspired by the यशपाल committee, जिसका रिपोर्ट जो था that was learning without burden, and same this was also the guiding principle of NCF 2005. That basically means कि जो education है this should not be any kind of source of fear or pressure. Instead जो education और जो learning है वो joyful होनी चाहिए, meaningful होनी चाहिए, child centered, activity based, और जो कि connect होनी चाहिए with the real life. So इस framework ने focus किया कि जो students हैं वो properly समझने चाहिए concepts को rather than वो खाली concepts को याद रखें। सो इस फ्रेमवर्क ने ऑल्सो क्रिटिसाइज़ किया एग्जामिनेशन प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को फॉर सेवरल रीजंस लाइक इट सजेस्ट दैट कि जो हमारा एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट वाज अनसाइंटिफिक, आउटडेटेड, दैट नैरोली फोकसेस ऑन इंटेलिजेंस, सो इट मूव्स फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टूवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था. So it moves from traditional content based testing
लाइक जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस थे उनमें मतलब मेनली फोकस किया जाता था व्हाट फैक्टर्स, मतलब कौन से फैक्टर्स जो है जो कि स्टूडेंट्स ने याद किए हैं और क्या स्टूडेंट जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन को। सो इट मूव्स टुवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट विच रिकमेंडेड दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एसेस किया जाना चाहे कि वो मतलब एक्चुअली मतलब एबल है, मतलब उनके पास कैपेसिटी है कि वो अपने आप नॉलेज को प्रोड्यूस करें। सो इट सजेस्ट दैट कि जो असेसमेंट्स हैं वो मेजर करने चाहिए competencies of the student like their understanding of concepts, application of knowledge, critical thinking, problem solving, communication, etc. एंड ये जो competency based assessment है ये हमें also important देखने को मिलता है बिकॉज इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसेप्ट को प्रॉपरली समझ पाते हैं, वो अप्लाई कर पाते हैं लर्निंग को टू रियल लाइफ सिचुएशंस, वो थिंक कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली और वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, उनको एनालाइज करते हैं एंड वो ऑल्सो डेवलप करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स, जिसकी वजह से जो लर्निंग है दैट बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। सो ये जो एनसीईआरटी 2005 है इट मार्क्ड ए मेजर शिफ्ट इन इंडियाज एजुकेशनल फिलॉसफी, जो कि चैलेंज करती है डोमिनेंस ऑफ रॉड लर्निंग एंड हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन विच एम्स एट टू रिप्लेस, मतलब जिसने रिप्लेस किया कंटेंट हैवी memory based testing को with the competency based assessment that values understanding, application, creativity, holistic development of learners। एंड इसके जो रिकमेंडेशंस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, उन्होंने आल्सो इन्फ्लुएंस किया लेटर एजुकेशनल रिफॉर्म्स को जो कि एनसीईआरटी के बाद आए, इंक्लूडिंग एस्पेशली इट इन्फ्लुएंस्ड द competency based क्वेश्चन पेपर्स एंड अदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच। सो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है इसने ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशनल असेसमेंट को बाय एडवोकेटिंग बाय मार्किंग ए शिफ्ट फ्रॉम रॉट कंटेंट बेस्ड एग्जामिनेशन टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्नर सेंटर्ड इवैल्यूएशन दैट प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, creativity, holistic development under the philosophy of learning without burden। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दी core principles of assessment under NCERT 2005। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आई इसने फंडामेंटली चेंज किया फिलॉसफी ऑफ असेसमेंट इन द इंडियन एजुकेशन। लाइक instead of treating examinations as tools for awarding marks or deciding the pass and fail status, it focuses on the idea that कि जो assessment है ये एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस का। एंड इस फ्रेमवर्क ने इंट्रोड्यूस किए टू की प्रिंसिपल्स दैट जिसने कंटिन्यूसली गाइड किया मॉडर्न एजुकेशनल असेसमेंट को। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज एनहेंसिंग लर्निंग। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एनसीईआरटी 2005 का दैट इज़ कि जो असेसमेंट्स हैं जो कि कंडक्ट किए जाने चाहे वो इम्प्रूव करने चाहे लर्निंग को, रादर दैन कि वो लर्निंग को सिंपली मतलब रादर दैन जिसे स्टूडेंट्स को सिंपली जज किया जाए। सो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्या होता था कि जो एग्जामिनेशंस थे उनको यूज़ किया जाता था टू अवॉर्ड मार्क्स, रैंक स्टूडेंट्स, टू डिसाइड देयर प्रमोशन और फेलियर स्टेटस, टू क्लासिफाई स्टूडेंट्स एज सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। एंड वंस जब भी एग्जामिनेशन जो था जब भी वो ख़त्म होता था जो लर्निंग प्रोसेस थी दैट यूजुअली एंडेड। बट ये जो एनसीईआरटी 2005 आई ये जो फ्रेमवर्क है इट आर्ग्यूड दैट कि जो असेसमेंट है दिस शुड बी फॉर्मेटिव। दैट मीन्स ये हेल्प करना चाहे स्टूडेंट्स को टू लर्न बेटर, जो कि हेल्प करना चाहे स्टूडेंट्स को जिससे वो मतलब आइडेंटिफाई करे अपनी स्ट्रेंथ्स को, वो डिटेक्ट करे अपनी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, वो प्रोवाइड करे कंस्ट्रक्टिव, वो क्रिएट करे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिससे मतलब टीचर्स जो है वो ऑल्सो मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी टीचिंग मेथड्स को, और जिससे स्टूडेंट्स जो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करें। सो इट सजेस्ट दैट कि जो असेसमेंट है ये एक टूल होना चाहिए फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ रादर दैन ओनली द मैकेनिज्म फॉर द जजमेंट। ठीक, देन नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था दैट वाज टेस्टिंग हायर ऑर्डर कैपेबिलिटीज़, जो कि अनदर
सेकंड मेजर प्रिंसिपल था एनसीएफ 2005 का, दैट वाज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एग्जामिनेशन, shifting focus of examinations from memorization towards the higher order thinking skills. So जो मोस्ट ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे दैट वाज समथिंग लाइक डिफाइन द फॉलोइंग या लिस्ट द फॉलोइंग या नेम द फॉलोइंग या स्टेट द डिफरेंस एट्सेट्रा. सो ये जो क्वेश्चंस थे, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते थे इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन, ये बेसिकली टेस्ट करते थे मेमोरी, रिकॉग्निशन पावर ऑफ द स्टूडेंट. और फॉर दीज एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब ऑफन मेमोराइज करते थे टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन को विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. सो ये जो एनसीएफ 2005 आई, इट रिकमेंडेड दैट कि जो असेसमेंट्स है, एग्जामिनेशंस हैं, वो असेस करने चाहे स्टूडेंट की एबिलिटी को, मतलब वो कितना एनालाइज कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को, क्या वो अप्लाई कर पाते हैं कंसेप्ट्स को इन न्यू सिचुएशंस, क्या वो सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, क्या वो थिंक करते हैं क्रिटिकली, वो मेक करते हैं लॉजिकल डिसीजंस और वो क्रिएट करते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस. सो ये जो एबिलिटीज़ हैं, दीज एबिलिटीज़ आर नोन एज द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक. सो ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है, ये बेसिकली डेवलप करते हैं स्टूडेंट के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाते हैं इन रियल लाइफ सिचुएशंस, जिससे स्टूडेंट की रीजनिंग एनालिटिकल स्किल्स आल्सो डेवलप होते हैं. सो ये जो कोर प्रिंसिपल्स हैं असेसमेंट के अंडर एनसीएफ 2005, these principles shifted the focus of education from memorizing information towards developing competencies, and by making assessment as a tool for continuous learning and by focusing on higher order thinking, ये जो framework है, this aims at to create such education system that nurtures understanding, that develops understanding, creativity, problem solving, lifelong learning skills among students, instead of only producing high examination scores. So ये जो एनसीएफ 2005 आई, इसने रीडिफाइन किया असेसमेंट को एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि एनहेंस करते हैं लर्निंग को, एज वेल एज जो कि इवेलुएट करनी चाहे हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट, विच शिफ्ट द फोकस of learning from rote memorization towards understanding, application, creativity and problem solving. ठीक. I hope this is also clear to you. Now next talking about some key recommendations of NCF 2005 on the examination reform. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आए, इसने इंट्रोड्यूस किए several practical and learner friendly reforms to make examinations less stressful, more flexible and more meaningful. Basically जो NCF 2005 आई, it aims at to replace the traditional examination systems जो कि खाली फोकस करते थे on memorization and competition. मतलब it aims at to create such assessment system जो कि मतलब सपोर्ट करेगा लर्निंग एज वेल एज स्टूडेंट वेलबींग को. एंड अगर हम इसकी की रिकमेंडेशंस की बात करें, दीज आर radical changes to board examination. जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन था एनसीएफ 2005 का, दैट वाज टू रिफॉर्म द बोर्ड एग्जामिनेशंस, एस्पेशली दोज एग्जामिनेशंस जो कि कंडक्ट किए जाते हैं फॉर क्लास 10 एंड 12. ये जो फ्रेमवर्क आई, इसने ऑब्जर्व किया कि जो ये बोर्ड एग्जामिनेशंस है, ये एक हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं एमंग स्टूडेंट, जिसकी वजह से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्ट्रेस आता है, दे फील एंजाइटी, और उनमें एक अनहेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है. देयरफॉर इसने रिकमेंड की सेवरल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक शिफ्ट टू फ्लेक्सिबिलिटी. अर्लियर जो सभी स्टूडेंट्स होते थे उनको अपीयर होना पड़ता था फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन द फिक्स्ड डेट्स, एंड सभी सब्जेक्ट जो थे उनको मतलब उनका जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया जाता था मतलब सेम टाइम, और इन सिस्टम्स में मतलब फॉलो किया जाता था एक सिंगल एग्जामिनेशन शेड्यूल जो कि डिसाइड करता था बोर्ड. सो इससे जो स्टूडेंट्स थे मतलब उनमें एक प्रेशर क्रिएट होता था, बिकॉज स्टूडेंट्स के पास खाली एक अपॉर्चुनिटी होती थी टू परफॉर्म वेल. वाइल ये जो एनसीएफ 2005 आई, इट सजेस्ट
दैट कि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होने चाहिए वो मोर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब चूज़ करेंगे फ्रॉम 2 or 3 एग्जामिनेशन सेशंस, मतलब वो 2-3 एग्जामिनेशन सेशंस में एंटर करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, एज वेल एज वो अपीयर होंगे फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वेन एवर दे फील एडुकेटली प्रिपेयर, एज वेल एज वो प्रोग्रेस करेंगे अपनी ओन पेस के अकॉर्डिंग रादर दैन द फिक्स्ड शेड्यूल। सो इससे जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस था स्टूडेंट्स का वो ऑल्सो रिड्यूस हुआ, एंड इसने स्टूडेंट्स को मतलब ग्रेटर कॉन्फिडेंस दिया विच ऑल्सो एनकरेज देम फॉर बेटर preparation, which also supports the individual learning differences and prevents one bad day that affected the entire academic year of the student. Similarly, it also make class 10 board examination optional, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव रिकमेंडेशन था एनसेट 2005 का, दैट वाज टू मेक क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन एज ऑप्शन, बिकॉज ये जो फ्रेमवर्क थी इसने ऑब्जर्व किया कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपने एजुकेशन को इन द सेम स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास 10, एंड इन सच केसेस जो कंपलसरी पब्लिक एग्जामिनेशंस है वो शुरू करते हैं, मतलब उनका हमें लिटिल एजुकेशनल पर्पस देखने को मिलता है, जो कि क्रिएट करते हैं एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर अमंग द स्टूडेंट। सो इट सजेस्ट दैट कि जो स्टूडेंट्स जो कि कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास 10 इन द सेम स्कूल सिस्टम, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए बेस्ड मेनली ऑन देयर इंटरनल असेसमेंट, स्कोर रिकॉर्ड्स, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन विदाउट नेसेसरली अपीयरिंग फॉर एनी पब्लिक बोर्ड एग्जामिनेशन, जिससे जो स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है स्पेशली अमंग एडोलसेंट्स वो रिड्यूस होगा, जो कि एनकरेज करेगा उनको फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, और उससे एक अननेसेसरी एग्जामिनेशन प्रेशर जो है वो ऑल्सो कम होगा, जो कि अलो करेगा ऑल्सो टीचर्स को टू फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर दैन ऑन एग्जामिनेशन प्रेपरेशन। इसके अलावा इट ऑल्सो एबॉलिशेस पब्लिक रैंकिंग्स। ये जो फ्रेमवर्क आया इसने स्ट्रॉन्गली अपोज किया प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग स्टेट मेरिट लिस्ट, टॉपर्स नेम्स एंड रैंक होल्डर्स इन न्यूज़पेपर्स एंड अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। ये जो फ्रेमवर्क थी इसने इस रैंकिंग को अपोज किया बिकॉज इट बिलीव दैट कि ये जो पब्लिक रैंकिंग्स हैं ये प्रमोट करते हैं एक अनहेल्दी कंपटीशन, जो कि इंक्रीज़ करते हैं सोशल प्रेशर को, जो कि क्रिएट करते हैं एनजाइटी अमंग द स्टूडेंट, एंड जो कि ऑल्सो डिस्करेज करते हैं एवरेज और स्लो लर्नर्स को, दैट मेक्स एजुकेशन एक्सेसिवली मार्क ओरिएंटेड। सो स्टूडेंट्स जो है इट रिकॉग्नाइज दैट कि जो स्टूडेंट्स जो है वो कंपेयर करते हैं अपने आप को विथ अदर्स रादर दैन फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। सो इट shifted from it aims at to shift its focus from competition ranking and marks towards the learning, personal growth and individual progress. So ये जो रिमूवल है पब्लिक रैंकिंग्स का, इट अल्टीमेटली बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट, इट रिड्यूसेस देयर examination stress, it encourages healthy learning habits and promotes cooperation among students instead of unhealthy competition. So through these recommendations, NCF 2005 it sought to transform board examinations from rigid high pressure events into flexible and learner friendly assessments. And by introducing flexible examination schedules, by making class 10 board examination optional for many students, and by discouraging public rankings, ये जो framework आई, this aims at to create education system that values learning, personal development and emotional well-being और marks and competition. So ये जो NCF 2005 आई इसने recommend किया एक flexible board examination that aims at to make class 10 board examination as option for many students, and it also abolishes public rankings to reduce examination stress and discourages unhealthy competition and promotes learner-centered, flexible and humane system of assessment. ठीक, the next जो recommendation था that was shift in question paper design. जो one of the major recommendation था NCF 2005 का, that was to design the question papers so that कि
जो भी क्वेश्चन पेपर्स, जो भी असेसमेंट टेक्निक्स होगी, वो मेजर करे अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट rather than simply their memorization. सो ये जो फ्रेमवर्क आई इट बिलीव दैट कि जो चेंजिंग पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर्स का, जब उसको चेंज किया जाएगा, ये एसेंशियली रिड्यूस करेगा रॉट लर्निंग को एंड दैट विल मेक एग्जामिनेशंस मोर मीनिंगफुल. लाइक ये जो एनसीईआरटी 2005 आई, इट एलिमिनेट्स द प्रेडिक्टेबिलिटी. लाइक अर्लियर बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो थे, ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस जो थे, वो फॉलो करते थे हाईली प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो थे वो ऑफन प्रिपेयर करते थे फॉर दोज एग्जामिनेशंस, जहाँ वो याद करते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस करते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स रिपीटेडली, एज वेल एज वो मतलब सीखते थे, मतलब वो लर्न करते थे मॉडर्न आंसर्स को बाय हर्ट. एज ए रिजल्ट जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब समटाइम्स सिक्योर करते थे एक्सलेंट मार्क्स विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्ट. बट ये जो एनसीईआरटी 2005 आई, इट recommended to reduce this predictability. It suggested that कि जो क्वेश्चन पेपर्स जो कि फ्रेम किए जाएंगे, उनमें न्यू सिचुएशंस इंक्लूड किए जाने चाहिए, उनमें डिफरेंट कंटेक्स्ट्स मतलब पूछे जाने चाहिए टू स्टूडेंट, एज वेल एज उनमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो पूछे जाने चाहिए टू स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सिमिलर क्वेश्चंस एवरी ईयर, जिससे मतलब स्टूडेंट्स जो है वो मतलब प्रॉपरली कंसेप्ट इसको, डीपली कंसेप्ट इसको समझेंगे, वो लर्न, वो सीखेंगे एंटायर सिलेबस को, एज वेल एज वो अप्लाई करेंगे नॉलेज को इन अनफेमिलियर सिचुएशंस, और वो थिंक करेंगे इंडिपेंडेंटली. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ यू मेमोराइज दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो एग्जामिनेशन है, दे शुड आस्क क्वेश्चंस लाइक कैन यू यूज व्हाट यू हैव लर्नड. ठीक इसी तरह इट ऑल्सो इंक्रीज ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. ये जो एनसीईआरटी 2005 आई, इसने रिकमेंड किया कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाना चाहिए इन एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ एनालिटिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस. तो ये जो फ्रेमवर्क आई, इट सजेस्टेड दैट कि अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% क्वेश्चन पेपर जो है उसमें ओपन एंडेड एनालिटिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए. बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मतलब एक फिक्स टेक्स्ट बुक आंसर्स से मतलब नहीं लिए जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट जो है दीज ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है, इनमें स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं अपनी रीजनिंग को, एज वेल एज वो मतलब मल्टीपल वैलिड रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ वो क्रिटिकली थिंक करते हैं, एनालिसिस करते हैं टू आंसर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक, सो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये एसेस करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट रादर देन सिंपली द रिकॉल ऑफ फैक्ट्स. इसके अलावा इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एम्पल टाइम प्रोविजंस. इसने एनसीईआरटी 2005 ने ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो मेजर करने चाहे स्टूडेंट के नॉलेज को rather than their writing speed. बेसिकली जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस थे उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझते थे, दे न्यू द करेक्ट आंसर्स, बट वो फेल होते थे टू कंप्लीट देयर पेपर बिकॉज जो क्वेश्चंस होते थे दैट वेर टू लेंथी, और उनके लिए जो टाइम था दैट वाज आल्सो इनसफिशिएंट, और उनकी जो राइटिंग स्पीड थी ड्यू टू विच उनकी जो राइटिंग स्पीड थी दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज. थस ये जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशंस थे ये मेजर करते थे उनकी राइटिंग स्पीड को रादर देन देयर लर्निंग. बट ये जो फ्रेमवर्क आई, इट सजेस्ट दैट कि जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए इन सच ए मैनर सो दैट एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो कंफर्टेबली प्रिपेयर करे, वो कंफर्टेबली कंप्लीट करे एग्जामिनेशन को अबाउट 30 minutes बिफोर द ऑफिशियल टाइम लिमिट, जो कि अलो करेगा स्टूडेंट्स को, जहाँ वो क्रिटिकली केयरफुली थिंक करेंगे, वो ऑर्गेनाइज करेंगे अपने आंसर्स को, वो रिव्यू करेंगे अपने रेस्पॉन्सेस को, एज वेल एज वो ऑल्सो करेक्ट करेंगे अपने मिस्टेक्स को. सो ये जो रिकमेंडेशन थी एनसीईआरटी 2005 की, दिस
ultimately makes examination more better, that measures the understanding of the student rather than their speed. So this ultimately reduces the examination anxiety among students, that improves their answer quality, that makes evaluation more fairer and gives all students an equal opportunity to demonstrate, to show their learning skills. So through this recommendation जो NCERT 2005 आई, it aims at to transform question paper from predictable memory based test into a meaningful assessment of understanding, reasoning and real life application, and by reducing predictability, by increasing open-ended questions and case based questions, and by providing sufficient time, ये जो framework आई, it aims at ensure that कि जो examinations conduct के जाएगी वो assess करने चाहे genuine learning of the student rather than their rote memorization or their writing speed. So ये जो NCERT 2005 आई, it recommended कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको रीडिज़ाइन किया जाना चाहे, उनमें प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस करनी चाहे और उनमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, वो पूछने जाने चाहे इन एग्जामिनेशन, एज वेल एज स्टूडेंट जो है उनको एक सफिशेंट टाइम मिलना चाहे सो दैट कि वो मतलब एग्जामिनेशंस को एसेस कर सके, कंसेप्चुअली वो समझ सके क्वेश्चंस को, वो क्रिटिकली थिंक कर सके, वो क्रिएटिवली थिंक कर सके, एज वेल एज वो अप्लाई कर सके नॉलेज को रादर दैन दी रॉट मेमोराइजेशन और देयर राइटिंग स्पीड. ठीक. देन नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था दैट वाज स्ट्रेंथनिंग द कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट. जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आई, इसने स्ट्रांगली फोकस किया ऑन द आइडिया दैट कि जो स्टूडेंट की लर्निंग है उसको जज नहीं किया जाना चाहे ओनली बाय दी सिंगल एग्जामिनेशन, बट इट रिकमेंडेड कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको एवेलुएट किया जाता है रेगुलरली थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर. सो ये जो अप्रोच था NCERT 2005 का, इट aims at to provide more complete and accurate picture of the students' progress, abilities and overall development. Like it rebalances the weightage. Like जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम थे, ऑलमोस्ट जो एंटायर फाइनल ग्रेड होती थी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स में, वो डिपेंड होती थी ओनली ऑन दी वन एनुअल और बोर्ड एग्जामिनेशन, और एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती थी ऑन सिंगल डे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, वो डिटरमाइन करती थी उनकी एकेडमिक सक्सेस को. एंड जो स्टूडेंट के कंटिन्यूस क्लासरूम परफॉर्मेंस थी उसको लेस इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में एक हाई एग्जामिनेशन स्ट्रेस रहता था, उनमें फियर होता था फेलियर का, और उनको अनफेयरली इवेलुएट किया जाता था. लाइक अगर स्टूडेंट इल होता था, एंशियस होता था ड्यूरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, तब भी उसको वो फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता था. बट ये जो फ्रेमवर्क आई, रिकमेंडेड दैट कि जो सबसिस्टेंशियल पोर्शन होगा फाइनल ग्रेड का, अबाउट 40% और टू 50% मार्क्स जो है वो दे जाएंगे स्टूडेंट को फ्रॉम देयर इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर्स कंडक्ट करेंगे थ्रू आउट द ईयर. लाइक इसमें यूनिट टेस्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स, क्लासरूम एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट्स एंड अदर ओरल प्रेजेंटेशंस, एंड रिमेनिंग जो अदर मार्क्स होंगे दैट विल come from the students get that marks from the final external examination. So this is how it aims at to reduce the dependence on single examination. It encourages continuous learning, rewards consistent performance of students, and makes assessments more comprehensive and fair. So it this is how it rebalances the weightage that ultimately reduces the examination pressure, encourages students to participate throughout the year, and promotes regular study habits among students, and gives teachers more better understanding of each student's progress, and provides more reliable picture of the student's achievement. ठीक. इसी तरह it also recommended the diverse assessment portfolios. NCERT 2005 जो है, it also recommended that कि जो असेसमेंट मेथड्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाना चाहे बियॉन्ड द ट्रेडिशनल रिटन टेस्ट्स.
ये जो फ्रेमवर्क आई इट आर्ग्यूड दैट हर एक स्टूडेंट जो है मतलब हर एक स्टूडेंट जो है उसके पास डिफरेंट एबिलिटीज स्ट्रेंथ्स होती हैं। देयरफॉर जो टीचर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं वैरायटी ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स जिससे वो इवेलुएट कर सके डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग। like it recommended the different assessment methods like oral presentation जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक्स को बिफोर द क्लास, जो कि एसेस करते हैं स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। इसी तरह पीयर रिव्यूज जहाँ स्टूडेंट जो है वो evaluate करते हैं each others work by using teachers provided criteria, जो कि अल्टीमेटली डेवलप करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट। या अगर हम सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट्स की बात करें जहाँ स्टूडेंट जो है वो एवेलुएट करते हैं अपनी ओन लर्निंग को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को। या ग्रुप प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें जहाँ स्टूडेंट जो है वो वर्क करते हैं टुगेदर टू कंप्लीट ए कॉमन टास्क, मतलब जो कि एसेस करते हैं स्टूडेंट के टीम वर्क क्वालिटी या लीडरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। या पोर्टफोलियोज़ की अगर हम बात करें जो कि हमें सिस्टमेटिक कलेक्शन देखने को मिल रहा है स्टूडेंट के वर्क का ओवर टाइम, विच इंक्लूड असाइनमेंट्स, एसेज, आर्ट वर्क, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा, जो कि शो करता है स्टूडेंट के ग्रोथ प्रोग्रेस को थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर रादर दैन परफॉर्मेंस इन द सिंगल एग्जामिनेशन। सो ये जो एनसेप 2005 आई इट रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ दीज डाइवर्स असेसमेंट मेथड्स बिकॉज ये मेजर करते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट, जो कि प्रोवाइड करते हैं बैलेंस्ड एंड हॉलिस्टिक एवेल्युएशन ऑफ द लर्नर। सो ओवरऑल ये जो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव असेसमेंट है बाय स्ट्रेंथनिंग दिस जो एनसेप 2005 है, इट शिफ्टेड assessment from one-time judgment towards a continuous process of monitoring and improving the learning. तो greater weightage जो थी given by NCF 2005, it give more weightage to internal assessment and suggested the use of diverse assessment portfolios, and which ultimately encourages holistic evaluation by recognizing not only the academic achievement of the student but also his communication, creativity, collaboration and personal growth. So ये जो NCF 2005 है इसने स्ट्रेंथ किया कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट को बाय रिकमेंडेड दैट कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा स्टूडेंट के ग्रेड्स का वो बेस्ड ऑन होगा रेगुलर क्लासरूम एवेल्युएशन पे, एंड it also encouraged diverse assessment use of different assessment methods such as presentations, projects, peer reviews, self-assessment and portfolios to ensure a more comprehensive, fair and learner-centered evaluation system. ठीक, then next जो recommendation था that was the universal implementation of grading। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आई इसने सपोर्ट किया कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है न्यूमेरिकल मार्क्स का उसको रिप्लेस किया जाना चाहे विद द ग्रेडिंग सिस्टम। सो इट supported the idea of an national policy on education NEP 1986। बेसिकली जो आइडिया था दिस वाज गिवन बाय national policy on education 1986। So build on the recommendations of national policy on education जो NCF 2005 है, it argued that कि जो grades है वो मतलब फेयर होनी चाहिए, वो मोर रियलेबल होनी चाहिए, एज वेल एज वो लेस स्ट्रेसफुल होने चाहिए, वो लेस स्ट्रेसफुल मेथड्स होने चाहिए ऑफ इवेलुएटिंग द स्टूडेंट। सो ये जो फ्रेमवर्क आई बिलीव दैट कि जो एजुकेशन है वो फोकस करनी चाहिए ऑन लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट रादर देन ऑन द स्मॉल मार्क डिफरेंसेस। सो इट रिमूव्स द रॉ न्यूमेरिकल मार्क्स, इट एम्स टू रिमूव द रॉ न्यूमेरिकल मार्क्स जो कि अक्सर मतलब जो कि प्रोवाइड किए जाते थे इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स, जहाँ स्टूडेंट्स जो थे उनको मतलब अवार्ड किया जाते थे एग्जैक्ट मार्क्स, एंड स्मॉल डिफरेंसेस जो होती थी इन मार्क्स दे ऑफन डिटरमाइन द एडमिशन ऑफ स्टूडेंट टू हायर एजुकेशन, देयर मेरिट रैंकिंग, स्कॉलरशिप्स या पब्लिक रिकॉग्निशन। सो ये जो NCF 2005 आई इट आर्ग्यूड दैट कि ये जो स्मॉल डिफरेंसेस है ये साइंटिफिकली अनरियलेबल है,
एंड ये जो स्मॉल डिफरेंसेस है दीज में आकर मतलब ये आकर हो सकती है फ्रॉम एग्जामिनर सब्जेक्टिविटी, एग्जामिनर्स पर्सनल ओपिनियन या स्लाइट वेरिएशंस इन मार्किंग्स या ह्यूमन एरर या डिफरेंसेस इन इंटरप्रिटेशन. सो अकॉर्डिंग टू NCF 2005 जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मार्क डिफरेंसेस हैं दे गिव फॉल्स इंप्रेशन ऑफ प्रेसिशन एंड इट सजेस्ट दैट ये जो रॉ न्यूमेरिकल मार्क्स है these were problematic because it highlighted some of the limitations of these marking system. Like इसमें examiner subjective as I mentioned, इसमें examiner subjectivity रहती है. like different examiners जो है वो चेक कर सकते हैं पेपर्स को डिफरेंटली और इससे एक अनहेल्दी कंपटीशन स्टूडेंट्स में क्रिएट होता था. मतलब अगर स्टूडेंट का मतलब एक ज़्यादा मार्क्स होता था तो उनमें वो कंपेयर करते थे अपने पीयर्स के साथ, जिससे उनमें एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता था, उनमें स्ट्रेस एंजाइटी होती थी. सो फॉर दिस इट रिकमेंड यूनिवर्सल ग्रेडिंग सिस्टम. सो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो NCF 2005 आई इट रिकमेंडेड a universal adoption of the grading system instead of the raw numerical marks. So it suggests that कि rather than awarding the precise percentage जो students है उनको प्लेस किया जाएगा in the broader performance categories like A1 for outstanding, A2 for excellent, B1 for very good, etc. So this is how ये जो NCF 2005 आई इसने रिप्लेस किया रॉ न्यूमेरिकल मार्किंग को विद द यूनिवर्सल ग्रेडिंग सिस्टम. इसके अलावा इसने ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज किया 9 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम को. जो NCF 2005 आई इट रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ 9 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम. बेसिकली इन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम जो ग्रेड्स हैं वो दी जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट rather than by comparing students with one another. So here जो students हैं वो मतलब जो कि मीट करते हैं रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स वो रिसीव करते हैं सेम ग्रेड्स regardless how other students performed. So basically जो पर्पस है पर्पस था इस इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का 9 पॉइंट एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम का, दैट वाज कि जो एवेलुएशन है ये मोर फेयर बने, मोर एब्सोल्यूट हो, एज वेल एज वो आल्सो रिड्यूस करे अनहेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, एज वेल एज वो एनकरेज करे स्टूडेंट्स में मतलब वो मास्टरी करे लर्निंग को प्रॉपरली, एज वेल एज वो अपनी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें विदाउट एनी एक्सेसिव कंपैरिजन. सो दिस इज हाउ इट प्रमोट्स द इक्विटी अक्रॉस डाइवर्स बैकग्राउंड. एज वी नो जो इंडिया है इट हैज़ स्टूडेंट्स मतलब students come from different socio-economic backgrounds, they speak different languages, they belong to different regions, as well as each area, each specific school has different facilities. So NCF 2005 जो है it argued that कि जो rigid numerical marks है ये ऑफन डिसएडवेंटेज करते हैं मतलब ये ऑफन डिसएडवेंटेजड है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास फ्यू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं. एंड जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये अल्टीमेटली मतलब रिड्यूस करेगा टाइनी स्मॉल स्कोर डिफरेंसेस, एज वेल एज ये प्रोवाइड करेगा मोर इक्विटेबल एवेलुएशन फ्रेमवर्क जिससे एक ग्रेटर फेयरनेस जो है वो मतलब क्रिएट हो सके एमंग लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल कंटेक्स्ट. सो ये जो यूनिवर्सल ग्रेडिंग सिस्टम है इट अल्टीमेटली रिड्यूसेस द एग्जामिनेशन स्ट्रेस, मिनिमाइजेस अनहेल्दी कंपटीशन एंड डिक्रीजेस द इम्पैक्ट ऑफ द लर्नर्स सब्जेक्टिविटी एक्सेट्रा. सो थ्रू द यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम जो NCF 2005 आई इट एम्स एट टू रिप्लेस द एग्जामिनेशन कल्चर that centered that focuses on the marks and rankings with the one that focuses on learning, fairness and students well-being. And by introducing 9 point absolute grading system ये जो framework आई इसने इसका जो मेन एम था that was basically to reduce examiners bias, to eliminate meaningless differences in the marks and to create a more equitable and learner friendly assessment system. So ये जो NCF 2005 आई it advocated the universal adoption of a 9 point absolute grading system to replace raw numerical marks that aims at to make evaluation more
reliable, equitable, learner friendly, while reducing the examiner's subjectivity, unhealthy competition and examination related stress. ठीक, I hope this is also clear to you. Now if we compare between NEP 1986 and NCF 2005, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, ये हमें टू लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को इन इंडिया। जहां NEP 1986 जो है इट focuses on building the institutional and administrative framework for assessment reformers, and जहां NCF 2005 है it concentrated on making assessments more child friendly, flexible and competency based. So and in simple terms we can say जो NEP 1986 है it aims at to build the system of examination, while जो NCF 2005 है it aims at to humanize and modernize the examination system. ठीक, एंड अगर हम प्राइमरी थीम्स की बात करें बोथ NEP 1986 एंड NCF 2005, जो मेन ऑब्जेक्टिव था NEP 1986 का दैट वाज टू इंस्टीट्यूशनलाइज कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एंड टू एस्टैब्लिश साइंटिफिक सिस्टम ऑफ असेसमेंट, जो कि फोकस करती थी ऑन कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग, क्वेश्चन आइटम बैंक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड टीचर ट्रेनिंग, विच फोकसेस जिसका जो मेन फोकस था दैट वाज ऑन क्रिएटिंग ए नेशन वाइड फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल एवैल्यूएशन। वाइल जो NCF 2005 आई इसने एक्सेप्ट किया इन रिफॉर्म्स को, बट इट शिफ्ट द अटेंशन more towards the learner that focuses more on reducing the examination stress of student, child-centered education, flexible assessment system, competency-based learning, joyful learning or learning without burden. So instead of asking how examinations should be organized, जो NCF 2005 है it asked कैसे examinations support करेंगे learning को without causing fear among the child. ठीक, then next if we talk about the board examination stance of both NEP 1986 and NCF 2005, जो NEP 1986 है it retained the traditional class 10 and class 12 board examinations. However इसने रिकमेंड किया मॉड्यूलर कोर्सेज को, सेमेस्टर एग्जामिनेशंस किया, फ्लेक्सिबल अपॉर्चुनिटीज़ को फॉर क्लियरिंग सब्जेक्ट्स, एंड हियर जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है दैट आल्सो रिमेन itself compulsory, while जो NCF 2005 आए इसने इंट्रोड्यूस किए मच मोर रेडिकल रिफॉर्म्स, लाइक इसने रिकमेंड किया कि जो क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन है ये ऑप्शनल होना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स, मतलब फॉर दो स्टूडेंट जो कि कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन को इन दिस सेम स्कूल. सो इट ऑफर मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन शेड्यूल्स एंड रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन हाई stakes examination, which ultimately abolishes the public merit lists and rankings. So इसका जो गोल था that was to reduce unnecessary stress among the adults and children. ठीक. Then next if we talk about the question paper philosophy of both NEP 1986 and NCEP 2005, like जो NEP 1986 से जो पॉलिसी आई इसने रिकमेंड किया एक बैलेंसड क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग, मतलब इट सजेस्ट दैट ये जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होनी चाहिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होने चाहिए दैट फोकसेस मोर ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशंस while testing the prescribed curriculum. While जो NCEP 2005 आई इट वेंट मच फर्दर देन द NEP 1986, जिसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाने चाहे या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहे, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी होने चाहे, एनालिटिकल क्वेश्चंस या अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी होने चाहे. सो ये जो फ्रेमवर्क आया इसने डिस्करेज किया प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को, मतलब जो कि स्टूडेंट्स आंसर करते हैं सिंपली बाय मेमोराइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. ठीक. Then next if we talk about the time management of both NEP 1986 and NCEP 2005, जो NEP 1986 से जो पॉलिसी आई this mainly focuses on the standardizing examinations, uniform procedures, better administration, fair conduct of examination, that give less attention to the students' experience during the examination. While जो NCEP 2005 आई it focuses on the psychological well-being of the student. इट सजेस्ट दैट कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डिज़ाइन किया जाना चाहे इन सच ए मैनर सो दैट एवरी स्टूडेंट जो है वो
वो भी कंफर्टेबली फिनिश करे क्वेश्चन पेपर को अबाउट 30 मिनट्स बिफोर द एग्जामिनेशन एंडेड, जो कि अल्टीमेटली मतलब उसने रिड्यूस किया स्ट्रेस एंजाइटी अमंग स्टूडेंट, दैट prevent unnecessary time pressure and that allows students to review their answers, which make sure that कि जो examinations है वो measure करे knowledge of student rather than their writing skills. ठीक, सो ये जो NEP 1986 आई, इसने लेड की फाउंडेशन of administrative and structural reforms for the examination reform by introducing continuous and comprehensive evaluation, grading and systematic assessment procedures. while जो NCERT 2005 आई, इसने एक्सपेंड किया इस विजन को, that makes assessment system more child centered, flexible, competency based and psychologically supportive, that more focuses on meaningful learning rather than examination performance. thus ये जो NCERT 2005 आई, ये रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट स्टेज in the evolution of examination reform that shifted the focus of learning from simply organizing the assessment efficiently to make sure that कि जो assessments हैं वो genuinely support करे student के learning और उनके well-being को. So NEP 1986 जो है, इसने establish की एक structural framework for continuous and scientific evaluation, एंड जो NCERT 2005 आई, इसने ट्रांसफॉर्म किया है असेसमेंट सिस्टम को इनटू अ चाइल्ड सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड system by reducing the examination stress of student, by promoting open-ended learning, by focusing more on meaningful understanding rather than overwrought memorization. ठीक, now if we talk about the, I hope this is clear to you. Now if we talk about the ultimate impact of National Curriculum Framework 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसका हमें एक profound and long lasting influence देखने को मिलता है on the Indian education system. And unlike earlier policy documents जो कि मतलब मेनली सजेस्ट करते थे रिफॉर्मर्स, पर जो NCERT 2005 आई, इसने डायरेक्टली शेप किया चेंजेस को, मतलब जिनको इम्प्लीमेंट किया गया इन दिस स्कूल ड्यूरिंग दी लेट 2000s to 2010. एंड बहुत सारे असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो है उनको स्टिल यूज़ किया जाता है टुडे इन दी क्लासरूम, दैट ट्रैक्ड बैक देयर लेगेसी फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ द NCERT 2005. सो जो NCERT 2005 आई, इसने इंस्पायर किया, इट रिमेन इंस्पायरेशन फॉर मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स that lays the foundation for several important reforms that were introduced by Central Board of Secondary Education and other educational boards, which recommended that कि जो assessments हैं वो move करना चाहे from memorizing towards understanding, marks towards learning, etc. And it makes optional class 10 board examination as optional, जिसके हमें इसका one of the most significant impact देखने को मिलता है, that was to reduce the pressure associated with the class 10 board examination, which suggested that कि जो students जो कि continue करना चाहते हैं अपनी education को in the same school, उनको forcefully मतलब उनको force नहीं किया जाना चाहे कि वो public examinations दे. And inspired by this recommendation, जो CBSE है उसने also introduce किया optional class 10 board examination for the period. So ये जो reform आई, it ultimately reduces the examination stress of student, which encourages their continuous learning, that minimize fear of the student, etc. इसके अलावा it also introduced the it also suggested the use of development of higher order thinking skills among students, especially introduction of higher order thinking skill questions. As we had discussed, जो NCERT 2005 है, इसने strongly criticize किया एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम को, जो कि ओनली टेस्ट करते थे मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट. सो इट रिकमेंडेड दैट कि जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने चाहे, जो कि चेक करेंगे, जो कि एवेलुएट करने चाहे अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट. सो फॉलोइंग दीज रिकमेंडेशन, जो CBSE है उसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किया हायर order thinking skill questions को into the board examination. So instead of asking students to remember fact question papers,
जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछे गए स्टूडेंट्स को, एप्लीकेशन बेस्ड एंड अदर एनालिटिकल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन द रियल लाइफ सिचुएशंस, ठीक. As well as it also transform NCERT textbooks. लाइक जो NCF 2005 है, इसने ऑल्सो ट्रांसफॉर्म किया स्कूल टेक्स्ट बुक्स को दैट वर डेवलप्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. अर्लियर जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स थी उनमें मतलब लॉन्ग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, जहाँ स्टूडेंट जो थे उनको डेफिनेशंस रटने पड़ते थे या उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे या मेमोरी बेस्ड एक्सरसाइजेस वहाँ होती थी. बट जो न्यू NCERT टेक्स्ट बुक्स है इंस्पायर्ड बाय NCF 2005, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रीडिज़ाइन किया बाय NCERT, जिनमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब एक्सरसाइज रखेगी, जहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है दैट वेर गिवन, केस स्टडी जहाँ स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो मतलब केस स्टडी कंडक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड होते हैं, they also involved in other practical activities, they engage in inquiry based learning, group discussions, problem solving exercises, etc. So through these new NCERT टेक्स्ट बुक जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनको एनकरेज किया गया कि वो खाली रीड नहीं करेंगे फैक्ट्स को, बट वो ऑल्सो ऑब्जर्व, इन्वेस्टिगेट, डिस्कस एंड अप्लाई करेंगे अपनी नॉलेज को व्हाट दे हैव लर्नड. इसके अलावा दिस ऑल्सो प्रमोट्स द प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ लर्निंग. NCERT 2005 जो है ऑल्सो फोकसेस ऑन द आइडिया दैट की जो एजुकेशन है वो प्रिपेयर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को फॉर एवरीडे लाइफ, एंड जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ होंगी वो फोकस करने चाहे ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एक्स्ट्रा, जिससे लर्निंग जो है वो मोर इंटरैक्टिव एंड मीनिंगफुल रहे रादर देन दैट विल बी ऑन द लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक मेमोराइजेशन. सो ये जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है NCERT 2005 का, इट लाइज ऑन इट इज सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्कूल education from an examination driven system to more learner centered and competency based system. और इसकी जो recommendations है उनको मतलब उनसे उन्होंने also inspire किया other reforms को, such as the optional 10 class board examination या introduction of HOTS and case based questions या redesign of textbook NCERT textbooks which promotes the activity based practical and real life learning. So ये जो changes हैं that were brought by NCF 2005, these changes continue to shape modern teaching and other assessment practices across India. So जो ultimate impact है NCF 2005 का, that was its transformation of Indian school education by inspiring learner-centered reforms such as optional 10 class board examination, higher order thinking skill questions या competency based assessment, activity oriented NCERT textbooks that more focuses on understanding critical thinking, real life application of knowledge. ठीक, I hope this is also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो NCERT 2005 है इसे ट्रांसफॉर्म किया philosophy of educational assessment by suggesting by focusing more on child-centered, competency-based and stress-free examination system that especially focuses on continuous internal assessment, flexible board examination, grading system, grading instead of marks, as well as it also give more importance to open-ended application-based questions and evaluation of higher order thinking skills, and guiding by the principle of Yashpal committee, that's learning without burden. So NCERT 2005 है, it aims to replace the rote memorization with meaningful learning, critical thinking, creativity and holistic development that aims to make education as a tool for improving learning rather than merely judging the student. So ये NCERT 2005 है, इसने revolutionize किया examination reform को by promoting more flexible, competency based, child friendly and continuous assessment by shifting the focus from rote learning and marks towards more understanding, critical thinking and holistic development. ठीक, so guys that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए. So that is it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.
Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.